वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर है, संख्याओं के वर्गीकरण, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वनडे एग्जाम्स के लिए। देखिए, जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहला जो पायदान है वो ये है कि आपको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। संख्याओं के वर्ग में जो नाम होते हैं उनके आधार पर, कि भाई मान लीजिए कुछ वास्तविक संख्याएं हैं या परिमेय राशियां हैं या अपरिमेय राशियां हैं, या इसके अलावा वो कई बार ऐसा होता है कि भाई पूर्णांक हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं। तो ये सब क्या है, इनके बारे में हम लोग आज दो सेशन में हम लोग इसको चलाएंगे। 30 मिनट्स के दो सेशंस लेके चलेंगे। सबसे पहला जो हम वर्गीकरण जो कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हमें ये समझना होगा कि जितने भी ब्रह्मांड में संख्याएं हैं उनको हमने एक क्या बोलते हैं, जनरल नाम दे दिया, नंबर्स या संख्या। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसका यहाँ से हम लोग इसको दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। इसको दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। संख्याओं को दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। पहला वर्ग कहलाता है आपका रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, और दूसरा कहलाता है आपका इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रही? हम इसको समझते हैं कि ये क्या, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण हो रहा है। देखिए, जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं हम इसको दो भागों में बांटा। पहला हमारे पास आता है रियल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक, ठीक है, संख्या। और दूसरा हमारे पास जो वर्ग आता है वो है आपका काल्पनिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले हम इसे समझते हैं, और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए, कई बार नॉलेज के लिए भी। सबसे पहली बात, इसकी पहचान क्या है बच्चों? इसकी पहचान है इसके लिखने का तरीका। ये लिखा जाता है a प्लस आयोटा b, ठीक है, बात समझाइए। ये जो i है, इस i से आप इमेजिनरी मान लीजिए, या इसको आयोटा कहा जाता है, आयोटा, ठीक है, जिसका मान -1 है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो चूंकि ये 11वीं 12वीं जो आपकी जो कक्षा होती है उसका विषय है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इसका यूज होता है, इमेजिनरी नंबर्स का। लेकिन भारत सरकार का जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पैटर्न बना हुआ है उसमें जनरल मैथ्स को रखा गया है, तो 10 तक का जो सिलेबस है उसके अंदर ये विषय नहीं आता है, तो हम इसको आगे नहीं कर रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, a प्लस आयोटा b, या मैं कोई संख्या ले लूँ तो मैंने लिया 4 प्लस i5, तो ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो हमारी यात्रा आगे किससे शुरू होगी, हम आगे बढ़ेंगे रियल नंबर्स में। ठीक है, रियल नंबर्स फिर आगे जाके जो है वास्तविक संख्या जो है, ठीक है, इसका जो नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, और इसको आगे दो वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, दो वर्ग कौन से हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याओं को हमने दो वर्ग में पुनः विभाजित किया। पहला कहलाता है आपका रैशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा कहलाता है आपका इरेशनल नंबर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ आ गई? तो वास्तविक संख्या के हमने क्या किया, उसकी दो भागों में इसको वर्गीकृत कर दिया, दो शाखाओं में इसको विभाजित कर दिया। पहली शाखा जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको नाम दिया हमने रैशनल नंबर्स। देखिए, जो रैशनल नंबर, जो रैशनल शब्द है, ये रेशियो से बना हुआ है, इसका रूट वर्ड रेशियो है।
यानी कि कोई चीज बटे में हो, x अपॉन वाई की फॉर्म में, ठीक है, x अपॉन वाई की फॉर्म में। तो यानी कि इसको इस अभिव्यक्ति करने का तरीका है। दूसरा, इरेशनल नंबर मीन्स ये इसका बिल्कुल विलोम है, परिमेय संख्या है और इसके आगे अ लग गया तो इसका विलोम हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको समझते हैं आगे। हमने यहाँ पे क्या किया था, दो भागों में बांटा, तो मैं इसको जो है इसको यहाँ से रिमूव करके मैं नया बना लेता हूँ। तो क्या था हमारे पास रियल नंबर जो था, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, इसको हमने दो वर्गों में विभाजित किया था। पहला था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। बात समझ आ गई बच्चों? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इररेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर मीन्स इसके साथ इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के स्वरूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसके साथ एक शर्त है, एक नियम है, वो ये कहता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर q का मान 0 हो जाएगा? तो बच्चों आप इसको समझ लीजिए, अगर q का मान 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या लेता हूं, तो p/0, ये जो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, इनफाइनाइट। इसलिए इसका परिणाम क्या होगा? अनंत होगा, अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। इसीलिए जो q का मान है वो क्या? वो 0 नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात ये है कि इसमें जब भी हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जो ऊपर का हिस्सा है बच्चों ये कहलाएगा अंश, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका हर, ठीक है। इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, dr, शॉर्ट फॉर्म में dr लिख दे रहा हूं मैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में अभिव्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्लियर है? अब बात ये आती है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि सभी संख्याएं, ठीक है, अपने आप में क्या है? परिमेय होती हैं। सभी संख्याएं अपने आप में परिमेय होती हैं। जैसे कि या अंक की बात करूं कि प्रत्येक अंक अपने आप में परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए, अगर 2 लिखा है तो मैं इसको 2/1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जाए या 1 से गुणा किया जाए तो उस संख्या पर कोई बदलाव नहीं आता, वो संख्या उतनी की उतनी रहती है, ठीक है। या दूसरा मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि भाई मैंने लिखा कि 3 को क्या लिखता है? 3/1, ठीक है। तो किसी भी संख्या के का हर ऑटोमेटिकली, या जिसको बोलते हैं कि पुनर्स्थापित रूप से जो है 1 होता है, उसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैंने नहीं भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक अंक या प्रत्येक संख्या जो क्या बोलते हैं संपूर्ण संख्या, वो अपने आप में क्या है? एक परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, ठीक है। अपरिमेय संख्या में
ये वे संख्याएं बिल्कुल जैसा क्योंकि इसका विलोम है तो बिल्कुल इसकी परिभाषा भी बिल्कुल विपरीत है। जिस भी संख्या को p/q या p/q के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाता वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिनको हम p/q के स्वरूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं। ऐसी राशियां जो कि करणीगत हैं, जैसे कि √2 जिसको √2 बोलते हैं, ठीक है, √2, √3 या √2 या √3 और भी ऐसी। यानी कि सीधी बात यह है कि जितनी भी आपकी अभाज्य रूट संख्या है उनके ऊपर अगर करणी लग जाए, वर्गमूल, घनमूल, तृतीय मूल, चतुर्थ मूल, या जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, और इस तरह से जो है आगे जितने भी रूट्स हैं, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, तो ये सारे के सारे जो हैं, क्योंकि इनका मान अगर आप देखेंगे √2 का मान आपको याद होगा, हम लोग ले लेते हैं 1.41, ठीक है, 2 अंकों तक, लेकिन वास्तव में इतना है नहीं, ये आगे भी चलता जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये पूर्ण रूप से जो है दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से जो है विभाज्य नहीं है। इसलिए इसको हम परिमेय राशि ना कह के इसको क्या कहा जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपका √3 है, √3 की वैल्यू कितनी, 1.17 समथिंग आप लोग लेते हैं, तो वही चीज है। तो चूंकि इनका कोई निश्चित निर्धारित मान नहीं है, इसीलिए इनको जो है अपरिमेय राशि कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल है आपका E, फिजिक्स में ये आता है जनरली, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि एकमात्र ऐसी संख्या जो कि समान समय पर परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जनरली वे लोग जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है और हायर पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई करते, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं और कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा इंटैक्ट है। क्वेश्चन क्या था कि भाई ऐसी एकमात्र संख्या, द ओनली नंबर इन एंटायर मैथमेटिक्स विच इज रैशनल एंड इरेशनल एट द सेम टाइम, समान समय पर परिमेय है और अपरिमेय भी है। ठीक है, जो कि यूनिक है अपने आप में ऐसी स्थिति। तो बच्चों इसका सही जवाब है पाई। ठीक है, आपको याद होगा आप पाई का मान 3.14 लेते हैं और फिर आपको यह भी याद होगा कि आपने 22/7 भी याद रखें। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे दूसरा ये होता है, ये तो ठीक है, आपको इसका जवाब मिल गया कि भाई एकमात्र ऐसी संख्या जो कि समान समय पर परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो क्या पाई का मान, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या पाई का मान 3.14 समथिंग जो भी कुछ है या 22/7 होता है? ठीक है, प्रश्न आप समझिए। प्रश्न क्या है, क्या पाई इज इक्वल टू 3.14 और इज इक्वल टू, साइन की बात कर रहा हूं, क्या ये साइन लगाना लेजिटिमेट होगा, मींस तर्क संगत होगा गणित के परिवेश में अगर मैं बात करता हूं? तो इसका जवाब आपको थोड़ा याद करना चाहिए कि जब आप बोर्ड की परीक्षा में 10वीं का पेपर आप दे रहे थे और मैथ्स का कोई वृत्त से संबंधित कोई प्रश्न आता था, या तो वो क्या कहता था, वो प्रश्न में देता था कि आप पाई का मान इतना ले लें, टेक पाई इज इक्वल टू इतना, टेक वैल्यू ऑफ पाई दिस मच। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका मान, पाई का मान इतना होता, इतने के बराबर होता या इतना होता, तो हमें उसके कहने का इंतजार नहीं करना था कि वो हमें कहेगा कि तुम ये ले लो, तो पता है जो चीज़ है। ये बताइए, उसने कभी ये कहा कि 2 का मान ले लीजिए आप? भाई 2 का मान 2 है, हम जानते हैं, उसकी जरूरत थोड़ी है हमें। इसका मतलब ये है कि वो मैथ्स जिसने पेपर बनाया है, जिस टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने, वो जानता है कि पाई का मान इतना नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, उसे पता है कि पाई का मान इतना नहीं होता, इसीलिए लगभग ये चिन्ह ज्यादा तार्किक। बात समझ में आ गई?
तो पाई का मान क्या है? पाई का मान लगभग 3.14। आगे देखिए, अभी भी जो सुपर कंप्यूटर है बताते 1500 डेसिमल के बाद 1500 प्लेसेस तक वैल्यू निकल चुकी है और अभी भी आगे कंटिन्यू खत्म नहीं होगा। तो ठीक है, ये इस रूप में क्या है? अपरिमेय। और लेकिन हम इसको जो है 22/7 में लिखते हैं, तो ये क्या है? ये एक अनुपात है, रेशो है, p/q की फॉर्म में है। तो लगभग मान इतना, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पाई का मान इतना नहीं होता, नॉट इक्वल टू दिस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 और 22/7। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये पाई आपको सबसे पहले आपको पाई से आपका वास्ता कब पढ़ा? पाई से आपका वास्ता बच्चों उस समय पढ़ा जब आपने वृत्त को पढ़ना शुरू किया होगा, उससे पहले कभी भी आपने पाई को नहीं देखा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई पाई कब आएगा? जब ज्योमेट्री में आप सर्कल पढ़ना शुरू करेंगे, और वो भी कब? सर्कल भी कब? जब आप सर्कल के बारे में आप उसकी क्या, आप उसका जो है क्षेत्रफल आदि की बात जब आप कर रहे होंगे। जब तो सिर्फ आप ड्रॉ कर रहे होंगे तब इतना नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपने प्रकार से एक पॉइंट लिया, पेंसिल लगाई, उस पर फिक्स निश्चित दूरी आपने स्केल से नाप के देखी कि भाई 4 सेंटीमीटर, तो आपने 4 सेंटीमीटर की परिधि के साथ आपने क्या किया? वृत्त खड़ा कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही? तो पाई जो है वो कब आएगा? जब वृत्त कहीं गोल आकृति हो और उसके क्षेत्रफल या उसका क्या आयतन की बात हो रही हो, या पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही हो, या फिर आप प्यारे बच्चों जब आप ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें इसका रोल है, जब आप रेडियन और एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये पूरे गणित में एकमात्र ऐसी संख्या, ध्यान रखिएगा, पूरे गणित में एकमात्र ऐसी संख्या जो कि समान समय पर क्या है? परिमेय भी है, रेशनल है, और अपरिमेय है, यानी कि इरेशनल है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हम लोगों ने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमने समझ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने रियल नंबर्स को 2 वर्गों में विभाजित किया था। हमने रैशनल नंबर्स को और रियल नंबर्स को 2 वर्गों में विभाजित किया था। एक था आपका रैशनल नंबर्स और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगला जो हमारे पास है, क्योंकि हमने अपरिमेय के बारे में पढ़ लिया है, तो आगे हम जो आपकी रैशनल नंबर्स हैं उन्हीं को हम आगे जाके जो है क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या को फर्दर आगे तोड़ रहे हैं 2 वर्गों में। पहला कहलाता है आपका पूर्णांक और दूसरा कहलाता है आपका भिन्न। ठीक है, 2 वर्गों में इसको पुनः लेके जा रहे हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या में जो हमने पढ़ा उसकी यात्रा वहीं तक थी। अब हम इसको जो आपके क्या बोलते हैं परिमेय संख्या है उनको फर्दर और आगे उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम लोग जो है कहां पे थे? हमने रैशनल इरेशनल की यात्रा खत्म हो गई, हम रैशनल में आगे बढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर्स में आगे जिसको हमने क्या कहा था? परिमेय संख्या। इसको पुनः कितने में? 2 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग कहलाया आपका पूर्णांक, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर या पूर्णांक, और दूसरा था भिन्न। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरा क्या है? भिन्न। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पूर्णांक और भिन्न। अब पूर्णांक कौन से होते हैं और भिन्न कौन से होते हैं? भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शंस।
फ्रैक्शंस, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पूर्णांक वे अंक हैं या वे संख्याएं हैं जिनको हम सांख्य रेखा पर अभिव्यक्त करते हैं। बात समझ में आ रही? क्या है मतलब, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सांख्य रेखा पर अभिव्यक्त करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सांख्य रेखा क्या बता है? देखिए, ये आपकी नंबर लाइन होगी, ठीक है, और इसमें मैंने एक ये पॉइंट मार्क किया, ठीक है। जब इसको मार्क करता हूं तो इसमें संख्याएं लिखी होती है, 0 यहां से इधर को दाईं तरफ को 1 2 3 आगे भी चलता रहेगा, और इधर -1 -2 -3। तो ये जो अंक हैं जिनको हम संख्या रेखा सांख्य रेखा पर अभिव्यक्त करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, ठीक है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? और पूर्णांक जो है बच्चों, ये पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। पहला है नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा क्या है आपका? ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा है आपका 0, और तीसरा है आपका धनात्मक, ठीक है। पूर्णांक समझ के लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक चल रहा है। पूर्णांक 3 प्रकार के हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई? पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, फिर हम पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको यहां से एक बार रिमूव करके फिर एक नया बना लेता हूं, ठीक है। पूर्णांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। पहला था ऋणात्मक पूर्णांक, फिर है 0, फिर है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये धनात्मक है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा नेगेटिव इंटीजर, और ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, हमने कहा सांख्य रेखा पर, मैंने ये एक सांख्य रेखा बना ली, ठीक है, और इस पे संख्याओं की अभिव्यक्ति करने के लिए कुछ मार्क कर दिए मैंने ये, ठीक है। बात समझ आ गई? और इस पे संख्याएं लिखना शुरू कर दिया, 0, इधर को 1 2 3 4 आगे भी जारी है, -1 -2 -3 -4 -5 आगे भी जारी, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं एक बार मैथ्स पढ़ाने के लिए
एक ऐसी कक्षा में गया जहाँ पे ये सारे के सारे बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनका क्या होता है, परिचय क्या है, ठीक है, ये कौन है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जब मैं कक्षा में गया, पहला दिन था, ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंट्रोडक्शन करते हैं, आपस में जान पहचान करते हैं, अपना परिचय देते हैं और बच्चों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जाके बताया कि भाई मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों, और मैं आज से आपको जो है मैथ्स पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा मैं आप लोग से रूबरू होकर आपसे जान पहचान कर लूँ, आपके नाम आपसे परिचित हो जाऊँ, आपकी विशेषताओं से समझ लूँ, तो ये मेरा उद्देश्य है। तो मैंने कहा कि भाई आप अपने बारे में बताएं। तो क्या हुआ, किसी भी बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उनमें से एक ने कहा जी हम सबके सब पूर्णांक हैं। मतलब कि मैथ्स जो है, मैथ्स के टीचर और मतलब जो पढ़ाने वाला शिक्षक है और बच्चों के बीच में क्या चल रहा है, एक तरीके से टेस्टिंग चल रही है, वो मुझे परख रहे हैं और मैं उन्हें परख रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने कि जी हमारा कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं, हम तो पूर्णांक हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी मैथ्स का टीचर था, तो मैंने क्या किया, मतलब मैथ्स का टीचर नहीं कहना चाहिए कि स्कॉलर, मैथ्स का स्कॉलर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो स्कॉलर क्या करता है, खोजबीन करता है। अब वो बच्चे, साइकोलॉजी देखिए, हमेशा जो पढ़ाने की साइकोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने का तरीका ये होना चाहिए कि जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मोराल बढ़े, ना कि घटे। तो मैंने उन पे, क्योंकि कोई और टीचर होता तो क्या होता, बढ़ जाता कि अरे ऐसे होता है क्या, हर आदमी का अपना एक नाम होता है, कुछ होता है। तो मैंने उनसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने उनसे क्या कहा, मैंने कहा चलिए मैं प्रश्न का स्वरूप बदलता हूँ। मैंने अपने आप से क्या तय किया कि मैं अपना प्रश्न का स्वरूप बदलता हूँ। तो मैंने बच्चों से क्या कहा, मैंने कहा अच्छा चलिए आप ही बताइए, आप में से कितने ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जैसे ही मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप में से कितने ऐसे हैं जो क्या है, जो ऋणात्मक पूर्णांक है या नेगेटिव इंटीजर है, तो देखिए क्या हुआ, तुरंत ये वाले बच्चे खड़े हो गए। ये क्या हो गए, ये खड़े हो गए। जैसे ही मैंने ये कहा कि भाई ऋणात्मक पूर्णांक खड़े हो जाएं, तो ये वाले सब खड़े हो गए। मैंने कहा चलिए ठीक है, पहचान हो गई कि भाई ये ऋणात्मक है। फिर मैंने ये पूछा, मैंने कहा अच्छा इस बार वे खड़े हो जाएं, कौन, इस बार वे खड़े हो जाएं जो धनात्मक पूर्णांक है। कौन है, धनात्मक पूर्णांक। तो इस बार ये सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए और मैंने देखा ये भी खड़े हो गए, ये वाले भी खड़े हो गए, लेकिन ये जीरो जो है अभी तक टस से मस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रश्न को फिर बदला। मैंने कहा अच्छा इस बार वे खड़े हो जाएं जो गैर ऋणात्मक है। क्या कहा मैंने, गैर ऋणात्मक मीन्स नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है। तो ऋणात्मक, जैसे ही मैंने ये कहा कि भाई गैर ऋणात्मक खड़े हो जाएं, यानी कि जो ऋणात्मक नहीं है, तो ऋणात्मक कौन नहीं है, ये वाले नहीं, क्योंकि ये धनात्मक है। तो ये तो खड़े हुए ही हुए, इनके साथ साथ ये जीरो भी खड़ा हो गया। क्या हो गया, ये जीरो भी खड़ा हो गया। अब जब जीरो खड़ा हो गया तो मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ। मैंने फिर अपने आप को जो है एक किसी निश्चित तथ्य को पाने के लिए क्या होता है, बार बार उस चीज को टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने एक बार कंफर्म होने के लिए मैंने फिर पूछा अच्छा इस बार वे खड़े हो जाएं जो क्या है, जो गैर धनात्मक है, जो क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। तो जैसे ही मैंने कहा नॉन पॉजिटिव मींस जो पॉजिटिव नहीं है या जो धनात्मक नहीं है, तो इस बार कौन से बच्चे खड़े हो गए, इस बार ये तो खड़े ही हुए जीरो फिर सब खड़ा हो गया। तो मैंने जीरो को पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा आप साइड में आ जाओ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि आप ना तो ऋणात्मक है, आप ना ही धनात्मक है। जब मैंने प्रश्न किया कि भाई ऋणात्मक खड़े हो जाओ, आप खड़े नहीं हुए। जब मैंने कहा धनात्मक खड़े हो जाएं, तो तब भी आप खड़े नहीं हुए। लेकिन जैसे ही मैंने गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक की बात की, तो दोनों बार आप खड़े हो गए। ये क्या चक्कर है? तो इसने क्या कहा, जीरो ने अब वो अपना परिचय दे रहा है। क्या बोला जीरो ने? जीरो ने कहा सर आई एम नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट आई एम अ न्यूट्रल इन नेचर। मीन्स मैं ना तो ऋणात्मक हूं ना ही धनात्मक, मैं एक उदासीन राशि हूं। जीरो का इंट्रोडक्शन है, बात समझ आ रही है? जीरो क्या है? जीरो क्या है बच्चों? जीरो है न्यूट्रल इन नेचर। जीरो क्या है?
न्यूट्रल, उदासीन राशि, उदासीन राशि, ये द है राशि, न्यूट्रल नंबर। क्या कहा उसने? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक, वो क्या होता है? वो एक उदासीन राशि होती है। लेकिन साथ में उसने कहा बट आई एम द लीस्ट इवन नंबर, लेकिन मैं सबसे लघुतम सम संख्या हूं। क्या है? सबसे लघुतम संख्या। मैंने कहा यार सिद्ध करके बताओ कैसे आप लघुतम हो, तो उसने कहा सब लीजिए, 1 लिखा, ये क्या है? सम या विषम? आपने कहा विषम, बिल्कुल ठीक है विषम है। अगर मैं इसके आगे 0 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, अभी भी विषम ही है। लेकिन जैसे ही मैं 0 को उठा के इसके दाईं ओर लिखता हूं, ये इस संख्या के चरित्र में परिवर्तन कर देती है, यानी कि विषम संख्या क्या बन जाएगी? सम संख्या। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपने कहा सर ये कहां कैसे सिद्ध होगा? तो बच्चों ये ऐसे सिद्ध होगा, मान लीजिए मैंने ये 1 लिया, विषम है, इसके आगे 2 लिखा है, तो अभी भी तो विषम ही है, 21 है ना। लेकिन जैसे ही इस 2 को मैं वापस कहां पे? इसके दाईं ओर लगा देता हूं, तो ये क्या? ये एक सम संख्या है। बात समझ में आ गई? ये क्या बन जाती है? एक सम संख्या बन जाती है। तो ये चीज सिद्ध करती है कि 0 क्या है? लघुतम सम संख्या है। ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने कहां तक पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई जो पूर्णांक है उनको हम 3 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हम लोग ठीक है। तो हम लोगों ने जो है पूर्णांक का जो कॉन्सेप्ट है, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। हमने 0 के बारे में जाना कि 0 क्या है। ठीक है। अब हमारा जो अगला जो पड़ाव होगा वो क्या है? वो है हमारा भिन्न। बात समझ में आ रही? भिन्न के बारे में, यानी कि जो परिमेय संख्याएं थी उसके 2 वर्ग थे। परिमेय संख्या में कितने वर्ग थे? हमने इसको 2 वर्गों में बांटा था। एक था आपका पूर्णांक और दूसरा था भिन्न। तो भिन्न पे पहुंचते हैं। भिन्न कितने प्रकार के हैं? ठीक है। तो पूर्णांक के 2 वर्ग थे, ये हम कर चुके हैं। हम कहां पे हैं? हम हैं भिन्न पे। ठीक है। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। भिन्न। ठीक है, बात समझ आ गई? सबसे पहला जो है वो कहलाता है आपका उचित भिन्न। क्या कहलाता है? उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान बच्चों ये है कि इसका अंश हमेशा हर से छोटा होगा। अंश मीन्स न्यूमरेटर। ठीक है। क्या पहचान इसमें? न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मैंने लिखा 2/5 या 3/7, तो ये क्या है आपके? ये कहलाएंगे आपके उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? दूसरा मेरे पास है विषम भिन्न। क्या कहलाएगा? विषम भिन्न।
जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल आप यही वाला ले सकते हैं, मैंने लिखा 5/2 या 7/3। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है दशमलव भिन्न। क्या है? दशमलव भिन्न। ठीक है, इसकी पहचान बच्चे क्या होती है? इसका डिनोमिनेटर या जिसको हम हर बोलते हैं वो हमेशा क्या होगा? 10 का गुणांक होगा। 10, 20, 30, 100। ठीक है, हमेशा ये किसमें होगा? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा किसमें होगा? वो 10 या 10 का गुणांक होता है हमेशा। ठीक है, बात समझ आ गई? मैंने इसका एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने लिखा 3/10। ठीक है, तो ये हो गया। या मैंने लिखा इसमें 3/20। ठीक है, तो ये क्या है? दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू ये जो दिया हुआ है ये कितना है? ये 0.3 है, दशमलव भिन्न। ठीक, बात समझ में आई? अगला हमारे पास आता है मिश्रित भिन्न। क्या आता है? मिश्रित भिन्न। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? इसकी बनावट आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। x इसको पढ़ते हैं x सही y/z। ठीक है, x सही y/z। ठीक है, बात समझ में आ रही? मैं इधर का थोड़ा सा ये जगह बना देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, मेरे पास जगह बन जाएगी। तो बच्चों ये कितने के बराबर है? ये होता है x × z + y/z। और ध्यान रखिएगा अगर मैं इसको अलग लिख दूं x + y/z तो ये भी इतना ही होता है। ये भी इतना ही होता है। ठीक है, तो ये इतने के बराबर और ये भी इतने के बराबर। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको जरूरत पड़ने पर ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है? जरूरत पड़ने पर ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है? मिश्रित भिन्न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेरे पास बचता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग
लास्ट जो है हमारे पास पांचवा फिफ्थ जो है वो क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं वितत भिन्न। क्या कहते हैं? वितत भिन्न। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? ये किस प्रकार से होगा, इसकी पहचान आप देखेंगे तो ये कैसा होगा बच्चों। इसमें क्या है कि इसमें इसके हर में ही भिन्न बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने लिखा x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन ए। आप देख रहे हैं नीचे इसमें हर में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, हर में ही क्या हो रहा है, भिन्न बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग वितत भिन्न। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या था, हमने जो आपके परिमेय संख्याएं जो थी, परिमेय संख्याएं उसके बारे में हमने कवर कर लिया है। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या कवर किया? परिमेय संख्याओं के बारे में हमने ये किया कि भाई दो वर्ग हैं, एक आपका इंटीजर है और दूसरा फ्रैक्शन है। तो हमने इंटीजर पढ़ लिया, कितने? 3 वर्ग हैं इसके, एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, एक 0 है और दूसरा आपका धनात्मक पूर्णांक है। फिर हमने इसमें भिन्न को पढ़ा। भिन्न कितने प्रकार के हैं? उचित भिन्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है आपका विषम भिन्न जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 1 2 तीसरा आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया और पांचवा इसमें लिखा नहीं है तो आप इसमें क्या होगा, पांचवा वितत। ठीक है, बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो है हम क्या करेंगे, हम लोग जो आपके ये 3 पूर्णांक है इन्हीं को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे और इनकी अंकों की परिभाषाओं के बारे में, प्राइम्स को प्राइम्स क्या क्या है, इसको हम बेसिक से समझेंगे। ये खास तौर पे ये लेक्चर्स बच्चों में ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने मैथ्स अभी पढ़ना शुरू किया है। कुछ उनके मन में डाउट्स हैं, मैथ्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है इससे कोई फर्क नहीं है। आपसे बस यही आपसे जो है गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा इसको पढ़ें, समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा 30-40 मिनट का जो लेक्चर बनेगा उसमें हम लोग ये जितनी भी इसमें क्या बोलते हैं संख्याएं इसमें आती हैं, क्या बोलते हैं आपका ये आपका प्राइम सम संख्याएं कौन सी हैं, विषम कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू।